नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य और खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे के बीच ट्रांसफर को लेकर तकरार शुरू हो गई है। मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक जा पहुंचा है। मंत्री रेखा का कहना है कि अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। बिना विभागीय मंत्री का अनुमोदन लिए कई अधिकारियों कर्मचारियों के तबादले कर दिए गए, जो तबादला एक्ट के विरुद्ध है। उन्होंने खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे को अपने विभाग से हटाने की मांग भी की है और इस मामले पर सख्त कार्रवाई करने के लिए पत्र भी लिखा। मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे द्वारा नैनीताल जिले के जिला आपूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन को अनिवार्य रूप से अवकाश पर भेजे जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है, जिसे लेकर मंत्री ने खाद्य आयुक्त को पत्र लिखकर कहा कि उक्त विषय को मेरे संज्ञान में लाए बिना आयुक्त खाद्य द्वारा की गई कार्रवाई को तत्काल निरस्त किया जाता है। ये कार्रवाई बेहद ही खेदजनक और रूल्स ऑफ बिजनेस का घोर उल्लंघन है। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब किसी अधिकारी के साथ रेखा आर्य की तनातनी हुई हो। पिछले कार्यकाल में भी मंत्री रेखा आर्य की अधिकारियों और सचिवों के साथ कई बार झड़प भी हो चुकी है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि रेखा आर्य की आज तक किसी अधिकारी से नहीं बनी। कांग्रेस का कहना है कि चाहे त्रिवेंद्र सरकार रही हो या तीरथ सरकार, किसी भी रेखा आर्य की अधिकारियों के साथ नहीं पटी और अब धामी सरकार में भी यही हो गया है। फिलहाल सीएम धामी तक यह बात पहुंच चुकी है और सबकी निगाहें धामी की एक्शन पर टिकी हैं। खाद्य आयुक्त के द्वारा कुछ एक दो दिन पहले जनपद नैनीताल के डीएसओ का ट्रांसफ़र करने का मामला मेरे संज्ञान में आया और संज्ञान में आने के साथ में निश्चित रूप से बहुत आश्चर्य का विषय है कि आयुक्त द्वारा जो है अपने मंत्री से अनुमोदन न लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है और साथ साथ में किसी प्रकार की कोई सहमति ना लेना, यह भी अपने आप में बहुत चिंतनीय प्रश्न लगता है। तो इससे साफ दिखता है कि उसकी हठधर्मिता अपनी जगह पर बनी हुई है। इसके साथ साथ में जब मुझे इस बात की जानकारी मिली, मैंने उनके इस आदेश को निरस्त करने का आदेश जो है वह उनको भेजा। इसके साथ साथ मैं चीफ सेक्रेटरी को भी इससे अवगत कराया और इसके साथ साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस प्रकरण से अवगत कराया। अवगत कराने के उपरांत में लगातार फॉलोअप में जहां हमने ये कहा कि आप 2 दिन के अंतर्गत जो है इसके स्पष्टीकरण दें, तो खाद्य आयुक्त द्वारा ना तो आया गया, ना ही स्पष्टीकरण दिया गया और ना ही उस आदेश के क्रम में कोई कार्रवाई की गई। निश्चित रूप से ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और बिजनेस ऑफ रूल के ठीक विपरीत है, ट्रांसफ़र एक्ट के विपरीत है। और अभी आज हम देखते क्या हैं, आज अचानक एक आदेश हमको दिखाई पड़ता है। वह आदेश ये है कि वह पूरे प्रदेश भर के डीएसओ के ट्रांसफ़र करते हैं। 20 तारीख को मीटिंग अपर आयुक्त की अध्यक्षता में एक मीटिंग आहूत की जाती है कि 22 तारीख को एक मीटिंग होगी और 22 तारीख को ही एक मीटिंग होती है 10 बजे और 10 बजे मीटिंग होने के साथ में पूरे प्रदेश भर के डीएसओस के ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और कर दिए जाने के साथ में 12-20 तक, मतलब उसमें आश्चर्य की बात है कि आयुक्त भी साइन कर लेते हैं और उस कमेटी के पूरे सदस्य भी साइन कर लेते हैं और जो मीटिंग आपकी 10-11 बजे से प्रारंभ हुई 12:30 तक जनपदों तक उसका मैसेज भी चला जाता है। मैंने फ़ाइल मंगवाई, फ़ाइल मंगवाने के उपरांत में मुझे ये प्रतीत होता है कि वो इतने जल्दबाजी में थे कि वो किस वर्ष की वह पन्ना तैयार कर रहे थे, उन्हें इस बात का भी मतलब संज्ञान में नहीं था। 2019 का पन्ना बनाकर उन्होंने सारी कार्रवाई करी। मैं समझती हूँ कि इससे साफ पता चलता है कि पूरी तरीके से कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति पैदा होती है, कहीं ना कहीं घोटाले की स्थिति पैदा होती है, कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार की स्थिति पैदा होती है और अपने उच्च पदेन व्यक्ति से यदि आप कोई चीज़ छिपा रहे हैं, उनसे आज्ञा नहीं ले रहे हैं और ट्रांसफ़र एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि सरकार के दृष्टिकोण से भी और जनहित में भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये आचरण मैं समझती हूँ कि कहीं पे भी जो है मान्य नहीं है। उसके संवैधानिक अधिकार हैं और मंत्री जी ने सही कहा कि बिना उनके अनुमोदन के ट्रांसफ़र कर दिए गए। मुख्यमंत्री ने उसका संज्ञान लिया, उस पर कार्रवाई हो रही है और जो होगा संविधान को जाता। आखिर ऐसा क्यों होता है कि रेखा आर्या की ही सभी अधिकारियों के साथ तनातनी हो जाती है? फिर चाहे वो त्रिवेंद्र रावत सरकार हो, तीरथ रावत सरकार हो या अब पुष्कर सिंह धामी सरकार,
इससे पहले भी आधा दर्जन आईएएस अधिकारियों के साथ किस तरह का उनका नूरा कुश्ती का दौर चल रहा था, ये किसी से छुपा नहीं है। और अब नया प्रकरण है अपने ही आयुक्त से भिड़ जाने का, क्योंकि आयुक्त ने बिना मोहतरमा के या बिना मैडम के आदेश के 6 कर्मचारियों का ट्रांसफर इधर से उधर कर दिया और 12 घंटे भी नहीं बीते थे कि आदेशों को निरस्त कर देना पड़ा। ऐसे में अगर रेखा आर्या का इसी तरह से समन्वय की कमी रहेगी, सामंजस्य की कमी अपने अधिकारियों से रहेगी, तो फिर विभाग खामियाजा अलग भुगतेगा, विभाग की योजनाएं खामियाजा अलग भुगतेंगी और योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लोग उसका खामियाजा अलग भुगतेंगे। ऐसे में आखिर कहां पर कमी है, किसके व्यवहार में कमी है और क्यों अधिकारियों से रेखा आर्या की नहीं बन पाती, ये एक यक्ष प्रश्न बन चुका है। ये रेखा आर्या जी का पुराना किस्सा है। पिछली सरकार में भी तो ऐसा ही हुआ था। उस समय तो ऐसा था कि कई सचिवों ने कहा कि भाई हम इनके साथ काम नहीं करेंगे, वो स्थिति थी। क्योंकि ये अधिकारियों को मेरे ख्याल से अपना डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह रखती हैं। वो समझते नहीं कि वो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा काबिल हैं। और भाई नौकरशाह हैं तो ठीक है, तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन आपके पर्सनल सर्वेंट नहीं होती है। पब्लिक सर्वेंट और पर्सनल सर्वेंट में अंतर होता है। ये गलतफहमी में बैठ जाती है कि मैं मिनिस्टर हूँ तो सब हो गया, वो जनता के द्वारा चुने हुए शासक हैं, तो उनको ऐसा व्यवहार लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। मनीषा पंवार जी के साथ उन्होंने कहा हम काम नहीं करते, दूसरे क्या वो थे उनके साथ उन्होंने कहा हम काम नहीं करते। ये राधा जी के साथ उन्होंने भी कहा हम इनके साथ काम नहीं करते। अब फिर इनको दिक्कत होगी, इन्हीं के साथ आखिर क्यों दिक्कत होती है? क्या आप बिल्कुल सुपर हैं? क्या चीफ मिनिस्टर के साथ कोई दिक्कत नहीं होती? इतने सीनियर मिनिस्टर हैं, इनको लगता नहीं सतपाल महाराज जैसे मिनिस्टर यहाँ रहे हैं, उस समय हरक सिंह जैसे मिनिस्टर रहे हैं, यहाँ इतने अनुभवी मिनिस्टर, उनके साथ तो कभी दिक्कत नहीं होती? तो मंत्री रेखा आर्य एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई हैं, क्योंकि एक बार फिर से उनकी अपने अधिकारियों से बनती नहीं नजर आ रही है। और तमाम विपक्ष दलों का और वरिष्ठ पत्रकारों का भी ये कहना है कि ये ऐसी एक मंत्री हैं जिनकी किसी भी सरकार में अपने जो नौकरशाह है उनसे कभी बनती नहीं नजर आती है, क्योंकि अपने अधिकारियों से ये शायद उनको दबाकर रखना चाहते हैं। इस तरीके के आरोप अब उन पर लगाए जा रहे हैं। तो इसी पर आज की चर्चा। चलिए, तो जिस तरीके से मंत्री रेखा आर्य पर लगातार अब चर्चाओं का दौर जारी है, क्योंकि उन पर चर्चा इसलिए हो रही है, वो खुद चर्चाओं में आने की कोशिश में है और अब एक बार फिर से अधिकारियों से ना बनना उनका चर्चा में आने का कारण बन चुका है। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं और चर्चा की शुरुआत फिर कर लेते हैं। सीमा डोरा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, भास्कर चुग जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और दिनेश शक्ति त्रिखा जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले त्रिखा साहब आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो हैं वो यही कह रहे हैं, जो कहते हैं कि एक अनुभव कहता है कि रेखा आर्य की किसी भी सरकार में आज तक किसी अधिकारी से बनी ही नहीं है। मुस्कान जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं जी। रेखा आर्य का शुरू से रवैया ऐसा रहा है, या तो अधिकारी को दबा के रखूं या अधिकारी को जो मैं कहूँ वो चीज को माने। लेकिन अधिकारी जो है, एक अधिकारी होता है वो समझदारी से अपने तरीके से काम करता है, वो अच्छा बुरा वो अच्छी तरह जानता है। लेकिन रेखा आर्य इस चीज को अच्छी तरीके से नहीं जानती। वो अपने अहम में रहती है कि मैं मिनिस्टर बन गई हूँ, इस तरीके से मैं जैसे भी चाहूँ अधिकारियों को दबाकर अपनी मनमर्जी से काम करूँ। ऐसा जो है एक बार चलता तो आदमी भूल जाता है। जब लगातार 4-5 बार ऐसा होता है तो आदमी भूलता नहीं है। वो ये देखता है कि इसका मतलब रेखा आर्य के अंदर एक अहम है, वो मिनिस्टर बनने के बावजूद वो आईएएस अधिकारियों को दबाने की कोशिश करती हैं, जो कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये रेखा आर्य को अपने आप को सुधारना होगा। अगर रेखा आर्य अपने आप को सुधारेगी नहीं
तो आने वाली सरकार जो है उनको अपने से अलग क्यों नहीं रखेगा करेगी, ताकि उसको मंत्री बहुत है उसके पास, लेकिन आईएएस अधिकारी तो गिने चुने हैं, वो समझदार है, वो तजुर्बेकार है। रेखा आर्या के पास ना तो कोई तजुर्बा है, ना ही समझदारी है और ना ही कुछ जानकारी है। जो ये चाहती है वो आईएएस अधिकारी मानते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद वो प्रेशर का काम नहीं कह सकते। प्रेशर वो किस बात करते हैं, उनकी जानकारी अपने पास है। रेखा आर्या के पास जितनी जानकारी है उससे ज्यादा वो आगे बढ़ नहीं सकती। इसीलिए रेखा आर्या को अपने आप सुधारना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए, अपनी गतिविधियों को देखना चाहिए, ना कि किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। एक अपनी गलती सरकारी गलत हो सकता है। लगातार हर सरकार के अंदर हर आरोपी, हर विभाग का आरोपी गलत नहीं हो सकता। ये रेखा आर्या को सोचना चाहिए। मुस्कान जी। ठीक है सीमा डोरा जी, फिलहाल जिस तरीके से रेखा आर्य पर लगातार सवालों के तीर छोड़े जा रहे हैं, अभी आपने त्रिखा जी को सुना, वो भी ये कह रहे हैं कि उनके पास अपनी समझ है नहीं, तो फिर क्यों उनको मंत्री बनाया जाता है? तीनों सरकारों में वो मंत्री रहे हैं, चाहे त्रिवेंद्र रावत की सरकार हो, तीरथ सिंह की सरकार हो और अब धामी सरकार, लेकिन अधिकारियों से बनती नजर नहीं आती है उनकी। देखिए, अधिकारियों से बनती है या नहीं बनती एक अलग मैटर आता है, उनका एक पर्सनल मैटर हो गया कि उनकी, लेकिन जब अधिकार क्षेत्र की बात आती है तो उनका अधिकार क्षेत्र है ये जानना कि किसका ट्रांसफर करना है और किसका ट्रांसफर कर दिया गया, यानी कि उनसे पूछ के करना चाहिए। ये चेयर है तो उनको रिस्पेक्ट चेयर की रखनी चाहिए थी, उनको पूछना चाहिए था उनसे, चाहे वो अधिकारी आईएएस हैं, बहुत उच्च पद पर है, लेकिन उसके बावजूद जो उस मंत्री है उस विभाग का, आपको उससे पूछना पड़ेगा। रही कि उनसे इस पहले उनसे नहीं बनी, उससे नहीं बनी, तो देखिए होता यही है। ब्यूरोक्रेट आज की डेट में, आज के कई सालों से हम देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट मंत्रियों की नहीं सुन। जो जनता ने जिसको चुन के बुलाया है तो कुछ ट्रस्ट करके बुलाया है ना। अब आप कहो कि नॉलेज है नहीं है, ये अगर जनता ने उनको चुना है और यहाँ तक पहुंचाया है तो जनता जानती है कि नॉलेज होगी। और वो अगर वो नहीं सुन रही है किसी की, तो इसका मतलब वो इसलिए नहीं सुन रही होगी कि उनको लगता है कि गलत है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि वो जनहित में नहीं है या वो कुछ ऐसा काम कर रही हैं जो गलत हो, उस पे आप बोल सकते। लेकिन अगर वो ब्यूरोक्रेट की इस बात को उन्होंने नकार दिया तो शी इज राइट, बिकॉज दैट इज हर जो उनका अधिकार क्षेत्र है। तो आप उससे डिनाई नहीं कर सकते। जो वो कर सकती उन्होंने करा, और कोई भी होता उनकी जगह, और अगर कोई भी होता, कोई भी मंत्री होता और सचिव अपनी मर्जी से कुछ करेगा तो डेफिनेटली, लेकिन और किसी मंत्री की इस तरीके की खबरें सामने आती नहीं है ना, सिर्फ उन्हीं को क्यों दिक्कत होती है? ऐसा पूछ रहे हैं तमाम जो विपक्षी हैं। जी, किसी और मंत्री की इस तरीके से खबर सामने नहीं आती है, और अगर कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है तो वो आपको हैंडल करना पड़ता है। मामला हर बार सीएम तक क्यों पहुंच जाता है? विपक्षी दलों का ये सवाल है कि अगर उनके अपने अधिकारियों से नहीं बन रही है तो वो उनको समझाएं, और क्यों होता है ऐसा हर बार कि उन्हीं के साथ ऐसा होता है, बाकी कोई भी जो मंत्री होते हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं होता? आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, किसी और के साथ ऐसा नहीं होता, कई जगह मैं ये प्रश्न नहीं कर रही हूँ, विपक्ष आपसे पूछ रहा है। विपक्ष का तो काम है कहना। विपक्ष कभी तो ये कहता है कि मंत्री जो है पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेट के अंडर काम कर रहे हैं, कि इनकी सरकार कहाँ का काम करती है, यहाँ तो ब्यूरोक्रेट काम करते हैं। अभी तक तो ये दोषारोपण करते हैं। जब हमने ब्यूरोक्रेट को टाइट करना शुरू कर दिया तो इन्होंने ये कह लिया कि ब्यूरोक्रेट की क्यों नहीं सुनते। तो एक तरफ बात करिए ना, आप सिर्फ मुद्दे की बात करिए, आप ये देखिए कि जनहित में कैसे काम हो सकता है। बस ठीक है, भास्कर चुग जी, उद्देश्य है विकास, जनहित, और कोई उद्देश्य नहीं हमारा। ठीक है भास्कर चुग जी, सीमा डोरा जी का कहना है कि आप सिर्फ ये देखिए कि जनहित में कैसे कार्य होता है, बाकी मुद्दों को छोड़ दीजिए। नमस्कार मुस्कान जी, सीमा दिनेश जी नमस्कार। इसमें एक्चुअली क्या है कि अभी हमारी बड़ी बहन सीमा जी ने कहा कि ये पर्सनल मैटर है। एक अधिकारी का और एक मंत्री के बीच में जो कुछ भी होता है, हमारा स्पष्ट मानना है कि वो पर्सनल मैटर नहीं होता। नहीं होता। मैं ये कह रही हूँ कि बन रही है या नहीं बन रही है, वो एक अलग चीज है। एक बार स्टार्टिंग कमेंट पूरा होने दीजिए सीमा डोरा जी, एक बार स्टार्टिंग कमेंट पूरा होने दीजिए, उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन करिएगा। एक बार स्टार्टिंग कमेंट पूरा होने दीजिए। बड़ी बहन सीमा जी, उनका पर्सनल मैटर नहीं होता, उनकी आपस में बनना या ना बनना भी। उनके बनने आपस में या ना बनने से पूरे प्रदेश की पूरी की पूरी आबादी पर प्रभाव पड़ता है। और ये तो खाद्य विभाग का मामला है।
ये तो नागरिक आपूर्ति विभाग का मामला है। इसके मंत्री की और अधिकारी की आपस में नहीं बनती तो ये पर्सनल मैटर नहीं हो सकता। ये तो एक बहुत बड़ा मैटर है जिससे पूरे प्रदेश की जनता को, यदि जनता जागरूक हो तो उसको चिंता होनी चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि मामला जनहित में है या नहीं है, तो एक बहुत साफ सी बात है कि ये अगर आज से 10 ट्रांसफर कोई अधिकारी कर रहा है या एक ट्रांसफर कोई अधिकारी कर रहा है तो मंत्री तो आज आया है ना, अधिकारी तो बहुत पहले से हैं और अधिकारी जानता होगा कि किस विभाग में कौन सा अधिकारी कहां पर कितना सक्षम सिद्ध होगा। तो इस अगर वो ट्रांसफर कर रहा है तो ये प्रेस्टीज इशू बना लेना या किसी भी और चीज को, जैसे पहले की त्रिवेंद्र सरकार में और तीरथ सिंह जी की सरकार में भी लगातार हुआ, हर एक तरह से आईएएस अधिकारी जो बड़ी मुश्किल से बन पाता है, कोई भी व्यक्ति आईएएस अधिकारी, उसको बनने में कितनी मेहनत लगती है और वो आईएएस बन पाता है तो उसके वो कुछ जनहित में निर्णय ले रहा है और उस चीज को आप एक वो प्रेस्टीज इशू बना लेते हैं। तो ये प्रेस्टीज इशू बनाना भी हमेशा उचित नहीं होता। दूसरी बात आपने ये कही कि ब्यूरोक्रेट के नियंत्रण में मंत्री हैं या मंत्रियों के नियंत्रण में ब्यूरोक्रेट्स रहने चाहिए और आप चाबी टाइट करने जैसे बात कर रही हैं, तो मेरा तो स्पष्ट कहना है कि वाकई में आपकी सरकारों में ब्यूरोक्रेट वाकई में नियंत्रण में नहीं रहते, लेकिन ब्यूरोक्रेट को नियंत्रण में रखने के बहुत सभ्य तरीके भी होते हैं। एक मंत्री द्वारा पब्लिक के बीच में, एक मीडिया के बीच में अपने आईएएस ऑफिसर की इज्जत उतारने का प्रयास करना, उन पे तरह तरह के आरोप लगा के, ये ब्यूरोक्रेट को टाइट करने का कोई तरीका नहीं होता। ब्यूरोक्रेट को टाइट करने के लिए तो आपकी कलम में इतना ताकत होनी चाहिए, आपकी कलम में इतना दम होनी चाहिए कि मीडिया में आप ना जाए, आपका ब्यूरोक्रेट भी जाने की हिम्मत ना करे और जनता के बीच में संदेश जाए कि हाँ, ब्यूरोक्रेट जनहित में काम कर रहे हैं और मंत्री ब्यूरोक्रेट पर निर्भर नहीं है। मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट अच्छा काम कर रहे हैं और सरकार अच्छा काम कर रही है। ब्यूरोक्रेट को चाबी टाइट करने का अर्थ ये नहीं है कि आप उनके ऊपर पब्लिक में आरोप लगाएं या मीडिया के बीच में आरोप लगाएं या उनके आदेशों को निरस्त करें। ये इस तरह के निरस्तीकरण के आदेशों से या सचिव के ऊपर या आयुक्त के ऊपर जो आरोप लगाए गए उन आरोपों से और कुछ नहीं होता। जनता के बीच में सरकार की भी छवि खराब होती है, जनहित प्रभावित होता है और साथ साथ ये साफ दिखता है कि समन्वय की एक बहुत बड़ी कमी जो सरकार चलाने वाले लोग हैं और प्रशासन चलाने वाले लोग हैं उनके बीच में है। तो सरकार को इस समन्वय को ठीक करना पड़ेगा और रेखा आर्य जी को भी देखना पड़ेगा अपने एटीट्यूड को कि हर चीज को प्रेस्टीज इशू बनाना उचित नहीं होता। ठीक है, सीमा डोरा जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं त्रिखा साहब के पास जाऊंगी। जी देखिए, वही है ना समझ का फेर। मैं इनको क्या कह रही हूँ और ये क्या समझ रहे। मैंने इनको बोला कि अगर किसी की किसी भी विभाग में हो, आपकी अगर किसी को कोई अच्छा नहीं लग रहा तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब अब चेयर आती ना, जब चेयर की बात होती है और जब इंस्ट्रक्शंस की बात होती है, यू हैव टू फॉलो। तो जब वो मंत्री हैं और वो सचिव हैं तो दोनों में सामंजस्य तो बैठाना पड़ेगा कि हमारा वो मंत्री है, अगर मुझे करना भी था तो एक रिपोर्ट तैयार करते और कह देते कि भाई इस सचिव का काम यहाँ पे सही नहीं है, इसकी जरूरत वहां ज्यादा है या वहां ठीक रहेगा। तो अगर बैठ की बातचीत हो जाती टेबल पे और उसके बाद ट्रांसफर उनकी सहमति से लिया जाता तो मुझे नहीं लगता कुछ गलत हो। लेकिन अगर आप दोनों तरफ की बात करिए ना, अगर उन्होंने बिना पूछे ट्रांसफर से अपना पेन यूज कर लिया तो उन्होंने भी, उनको भी फिर बुरा तो ऑब्वियस लगेगा, एक सीनियर को भी बुरा लगेगा कि मुझसे नहीं पूछा, मेरा विभाग है, क्योंकि शी इज आंसरेबल। अगर सीएम साहब पूछेंगे तो आंसरेबल तो वही है ना कि आपसे पूछा गया। ठीक, तो ये तो डिसिप्लिन में लाने की बात होती है, चाहे वो एक छोटा विभाग हो या एक छोटा स्कूल हो या छोटा एक घर का ही क्यों ना हो। आपका अगर घर में, हमारे यहाँ जैसे संस्कार, हमारी भारतीय सभ्यता में तो यही कहा गया, और लेकिन कांग्रेस तो खैर संस्कारों को जानती नहीं है कि बड़ों को सम्मान देना जरूरी। तो इस समय ऑफिस में भी यही है कि अगर वो मंत्री हैं तो आपको उनको सम्मान देना पड़ेगा, आपको उनकी सहमति लेनी पड़ेगी, ऑफिशियली लेनी पड़ेगी। ठीक। त्रिखा साहब देखिए, ये जो समीकरण है इस समय आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। सीमा डोरा जी कह रही हैं कि आप देखिए उनकी बनती है या नहीं आपस में, ये तो उनका निजी मामला है, लेकिन वो जब सीनियर हैं तो जो उनके जूनियर कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, उनको उन्हें रिपोर्ट करनी होगी कि आखिर आप किसी को क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, और ये बात सही भी है। मुस्कान जी, सीमा डोरी जी ने बात को सुन रहा था तो उसको मैं समझ भी रहा था। पहली बात तो ये कि किसी मंत्री को आयुक्त का
कोई पर्सनल मैटर नहीं होता। जो भी मैटर होता है वो सरकार का होता है। अगर आर्या जी एक कमिश्नर की इंसल्ट करती है, उनके ऑर्डर को ओबे नहीं करती या ठीक नहीं समझती, तो इसके लिए आपको दूसरे ये काम करना चाहिए या होना होता मंत्री को कि वो पहले कमिश्नर साहब से डिस्कस करे या सचिव से डिस्कस करे। ब्यूरोक्रेट जो है वो जो भी फैसला लेगा अपने तरीके से लेगा। आर्या जी अभी आई है, अभी मंत्री बनी थी, उनको उनके विभाग के बारे में क्या मालूम या मालूम है कि वो खुद जाने। लेकिन अभी दोहरा जी ने कहा ये जनहित का मामला, इसमें जनहित कहाँ दिखाई देता है मैडम दोहरा जी, मुझे आप बताइए। यहाँ पर तो हर जगह पे उनको अपना स्वार्थ ही दिखाई देता है। आप उनके अगर बयान अगर आपने सुने होंगे या कहीं पढ़े होंगे या उन्होंने कहीं बोला है कि आधे घंटे पहले ट्रांसफर होते हैं और थोड़ी देर बाद वो ट्रांसफर रद्द कर दिए जाते हैं। ये घोटाले का काम करते हैं, भ्रष्टाचार का काम इससे होता है। आर्या जी आपकी सरकार के अंदर है, वो कमिश्नर भी सरकार के कमिश्नर है, आईएएस अधिकारी है, ब्यूरोक्रेट है। आप अपने ही सरकार के अधिकारी को भ्रष्ट और भ्रष्टाचार की संज्ञा से कह रही है और पुकार रही है और बोल रही है, ये आपकी सरकार की भी इंसल्ट है, लगभग आपकी भी इंसल्ट है, क्योंकि आप एक मंत्री हो और आपके अधीन एक कमिश्नर है। आप क्योंकि आप मंत्री हैं, मतलब अधीन नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट है, तो ठीक है, वो किसी के अधीन नहीं है, क्योंकि मंत्री के आप मंत्री के पास जो कमिश्नर साहब है, कमिश्नर साहब के पास वो विभाग है, इसीलिए आप उनको डांट भी सकती है, उनके फैसले को रद्द भी कर सकती है। ये आपका पर्सनल मामला नहीं है, ये सरकार का मामला है। इससे सरकार जो है इफेक्टिव होती है, सरकार के ऊपर नाखून लगती है। एक ऐसे मंत्री है कि एक ब्यूरोक्रेट उस चीज को ओबे करता है या उसको अपने तरीके से ढंग से लाना चाहता है, तो सेक्रेटरी उसी को मंत्री उसी को डिसओबे कर उसको फिर फॉलो कराने की कोशिश करता है। ये सरासर गलत है दोहरा मैडम, इसको आप सीरियसली सोच के सरकार को अपने थ्रू बताइए कि इनको पहले कोई भी डिसीजन लेना है तो अपने सेक्रेटरी से, अपने ब्यूरोक्रेट के अधिकारी से पूरी जानकारी ले लें, उनसे सलाह करें, उसके बावजूद किस तरीके की टिप्पणी करें जो कि जनता के हित में हो। जनता के हित में ये नहीं है कि पहले ट्रांसफर हो जाए फिर इसको कैंसिल कराया जाए, ये जनता के हित में नहीं है। ये जनता को जो है गलत रास्ते में ले जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो ये चीजें जो है ये मंत्री को सोचना है, सरकार को सोचना है, ना इनका पर्सनल मैटर है ना जनहित का मैटर है। ठीक है आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है भास्कर चुग जी देखिए, ये अगर मामले को हम इसको मोटा मोटा देखें तो क्या मुस्कान जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई खेल हो? और अधिकारी ने ट्रांसफर की लिस्ट जारी कर दी, मंत्री जी ने उनको उस लिस्ट को निरस्त कर दिया, और इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो अफरा तफरी का माहौल पैदा होगा, वो माहौल जो पैदा होगा पूरे प्रदेश में इस विभाग के या रेखा आर्य जी से संबंधित जितने भी विभाग हैं, उन तमाम विभागों के जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं, उनमें एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा। वो नहीं समझ पाएंगे कि हमें आदेश अपने अधिकारी का मानना है या अपने मंत्री का मानना है, यदि दो आदेश अलग अलग होते हैं उस दिशा में, क्योंकि विभाग तो समन्वय से चला करते हैं। मंत्री और अधिकारियों की मीटिंग के बाद ही कोई आदेश होना चाहिए और उन आदेशों का पालन पूरे प्रदेश के अधिकारियों को करना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति ये हो गई कि भाजपा सरकार के आयुक्त महोदय अलग आदेश कर रहे हैं, भाजपा सरकार के मंत्री महोदय उस आदेश को निरस्त कर रहे हैं, अपने ही आयुक्त पर भ्रष्टाचार के घोटाले के आरोप को लगा रहे हैं। तो ये विपक्ष का सवाल बनता है कि आपकी सरकार क्या भ्रष्ट है या ईमानदार है, आपकी सरकार के अधिकारी भ्रष्ट हैं या ईमानदार है। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन जवाबदेह है
या मंत्री जवाबदेह है? आपने तो एक बार में कह दिया जनता ने चुनकर भेज दिया, तो जनता के प्रति मंत्री जी जवाबदेह हैं, आपकी बात मान लेते हैं। लेकिन कल को आपके इस विभाग से संबंधित कोई मामला किसी पीआईएल के अंतर्गत माननीय हाई कोर्ट में जाता है, तो हाई कोर्ट में जवाब दाखिल करने की जिम्मेदारी माननीय मंत्री जी की है या माननीय अधिकारी की है? सवाल ये होता है, कल को अगर कोर्ट का जवाब अधिकारी ने देना है तो निर्णय लेने का हक जो है वो अधिकारी को क्यों नहीं? और क्या अधिकारी कोर्ट में यह बयान दे सकता है कि हमें हमारे मंत्री ने ये कार्य करने को कहा था, इसलिए हमें ये कार्य करना पड़ा? कोर्ट अधिकारी से ये पूछेगी यदि ये कार्य नियम अनुसार था तो आप करते, नियम अनुसार नहीं था तो आप ना करते। कोर्ट में कल वो किसको जवाब देना है? नियम अनुसार क्या चीज है? और एक बहुत बड़ी बात आदरणीय बड़ी बहन ने हमें कही, सीमा डोरा जी ने, कि कांग्रेस को बड़ों का सम्मान नहीं करना आता। तो मैडम इस बारे में अगर मैं बात करनी शुरू करूंगा तो बात बहुत बड़े लेवल तक चली जाएगी। कम से कम कांग्रेस पार्टी को आप बड़ों का सम्मान करना ना सिखाएं। ठीक है भास्कर जी। सीमा डोरा जी, बता दीजिए एक जवाब भास्कर जी ने पूछा है आपसे, एक सवाल पूछा है कि आखिर अगर कोर्ट में कोई मामला चलता है तो जवाबदेही किसकी होगी? भास्कर जी ने जो आंसर्स दिए ना, उसमें दोनों मेरे आंसर भी उसमें इंक्लूड था। इन्होंने ये बोला कि जब कोई मीटिंग लेकर किसी भी डिसीजन को लेने से पहले मंत्री और सचिव को बैठ के निर्णय लेना चाहिए। यही तो मैंने कहा, अगर कोई भी अगर मंत्री सचिव से पूछे बगैर कोई निर्णय ले लेता है या सचिव मंत्री से पूछे बिना निर्णय ले लेते हैं तो दोनों में डिस्प्यूट होना वाजिब सी बात है। दोनों अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि इस मैटर में मंत्री जी को नहीं पूछा गया, उनसे उन्होंने निरस्त कर दिया। अब आप चाहे इसमें क्वेश्चन किसी चीज का भी करो, लेकिन मैं ये बात कहूंगी कि शेयर की बात है, रिस्पेक्ट करनी सीखनी चाहिए उनको, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पे। सर आप मुझे ये मत बताइएगा कि मैं किस सचिवों के साथ काम करते, क्योंकि मैंने भी आईएएस के साथ काम किया, मैं कमीशन में थी और हम लोग हमेशा मीटिंग लेके आईएएस के साथ मीटिंग लेके कोई भी निर्णय लेते थे, हमारे दोनों के साइन होते थे उसमें, तब वो कुछ भी डिसीजन लिया जाता। तो ये सच है कि आईएएस हमसे पूछे बिना नहीं करते थे और हम उनका भी राय लेना पूरी तरीके से कहते थे कि वो भी जरूरी है, क्योंकि यस ही इज आंसरेबल। अगर उसमें कुछ गड़बड़ बात होती है तो वही आंसर देंगे कोर्ट में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, आप किसी चीज को नहीं कह सकते कि इन दोनों की शेयर में कोई चीज है। लेकिन हाँ, जब मंत्री की बात आती है तो कहीं ना कहीं मंत्री सीनियर होते हैं, तो उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बाकी ये बात रही कि जनहित में कोई होगा, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि जनहित से नहीं हो? आप दोनों की बातें हैं, हमको नहीं पता कि अगर उनका ट्रांसफर हो रहा था तो उसमें जनता का हित था कि नहीं था। अगर आप कहते हो कि घपलेबाजी नहीं होगी या हो सकती है, अभी एक दूसरी डिबेट में मैं बैठी थी, वहां पर कह रहे थे कि सचिव ने इतने घपले कर लिए पता नहीं लगा। तो जब हम सचिव को कहते हैं कि पूछ के चलो, तब आप कहते हो कि क्यों, और जब हम नहीं पूछे तो क्यों, तो चढ़ा लिया। तो दोनों चीजों में रखिए ना, जो प्रोटोकॉल बना हुआ है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करना सीखना पड़ेगा ब्यूरोक्रेट, इसीलिए, वरना तो फिर ब्यूरोक्रेट चला लेना सरकार, फिर मंत्रियों की जरूरत क्या है? तो जब जिस चीज की शुरुआत हुई है ठीक है, ब्यूरोक्रेट को डिसिप्लिन में होना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कतई कहूंगी कि मंत्री जो ब्यूरोक्रेट की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऑब्वियस करेंगे, लेकिन दोनों अपनी जगह जगह इम्पोर्टेंट है और दोनों को एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। ठीक है चुग साहब, कोई सवाल आपका? क्योंकि उन्होंने तो पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए वो तो कह रही हैं कि सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। बिल्कुल सामंजस्य बिठाना चाहिए, और सामंजस्य बिठाने की जिम्मेदारी शासन की होती है। प्रशासन आपके इतने नियंत्रण में वैसे ही होना चाहिए कि शासन आपके साथ वो खुद अपना समन्वय बिठाए। मेरा तो सवाल ये है, जिस अधिकारी के बारे में बात हो रही है, जिस अधिकारी के द्वारा किए गए ट्रांसफर निरस्त किए गए हैं, जिस अधिकारी के ऊपर जिसको भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं, जिसको घोटालेबाज पाया गया है, वो कोई आज का जूनियर अधिकारी तो नहीं है। वो तो आज से पहले भी आपकी ही सरकारों में, बहुत सारी सरकारों में और बहुत सारे मंत्रियों के साथ वो काम कर चुके हैं। आप अदर पार्टी की सरकारों में भी काम कर चुके हैं। तो क्या आज तक उन्होंने अपने जो सीनियर मंत्री हैं, क्या किसी और मंत्री ने उन पर इस तरह के आरोप कभी लगाए थे कि वो भ्रष्ट हैं? या मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, क्या और जो जिन मंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया है उस अधिकारी ने, क्या उन मंत्रियों के साथ उनका कभी समन्वय नहीं था? और यदि उनके साथ उनका समन्वय था और श्रीमती रेखा आर्य जी के साथ उनका समन्वय नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ है ना।
और सबसे बड़ा सवाल ये है कि और इस सरकार के अंदर बहुत हाई लेवल के मिनिस्टर्स हैं। इस सरकार के अंदर सतपाल महाराज जी मिनिस्टर हैं। इस सरकार के अंदर डॉक्टर धन सिंह रावत मिनिस्टर हैं, जो हाई लेवल के मिनिस्टर्स हैं। इस सरकार के अंदर तो सीएम धामी जी हैं। तो इन लोगों के अपने आईएएस सीसीएस अधिकारियों के साथ समन्वय बैठ जाता है आराम से, और श्रीमती रेखा आर्य जी का लगातार 3 सरकारों में अपने जो अंडर के जो अधिकारी हैं उनसे समन्वय ही नहीं बैठ पाता, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनना चाहते। ऐसा क्या कारण हो जाता है? सबसे बड़ी बात इसके 2 कारण हो सकते हैं ना चूक साहब, इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो जो रेखा आर्य है मंत्री जो है वो अधिकारियों से वो सामंजस्य बिठा ही नहीं पाती हैं कि उनको मजबूरन ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। सीमा डोरा जी, बिल्कुल ऐसा ही लगता है मैडम, क्योंकि बहुत स्पष्ट सी बात है। तो पाल महाराज जी का तो समन्वय बैठ जाता है, पुष्कर सिंह धामी जी का समन्वय बैठ जाता है, डॉक्टर धन सिंह रावत जी का समन्वय बैठ जाता है। जो अभी नए नए मिनिस्टर बेचारे बने हैं, जो समाज कल्याण के मिनिस्टर है, मेरे दिमाग से उनका नाम निकल रहा, जो कि हॉस्पिटल में ही भर्ती हुए थे, चंदन रामदास जी, उनका भी अपने अधिकारियों से समन्वय बैठ रहा है। लेकिन रेखा आर्य जी का अपने अधिकारियों से त्रिवेंद्र सरकार में समन्वय नहीं बैठा, और आज भी नहीं बैठा तीरथ सरकार। मैंने इसीलिए तो ये सवाल पूछा है शुरुआत में सीमा डोरा जी से कि आखिर सिर्फ रेखा आर्य के साथ ही ऐसा क्यों होता है? बाकी भी तो अधिकारी मंत्री हैं आपके, बाकी मंत्रियों ने तो इस तरीके के कभी आरोप नहीं लगाए। क्या वही सामंजस्य नहीं बिठा पाती हैं अपने अधिकारियों के साथ? देखिए, एग्जैक्टली आप किसी के ऊपर इस तरीके से दोषारोपण नहीं कर सकते जब तक ये दोषारोपण नहीं है, मेरा तो सवाल है एक छोटा सा कि जब हर बार हर सरकार में वो इस तरीके की जो मुद्दे उनके सामने उनको लेकर उठते हैं, तो फिर आखिर इसका कारण तो समझा जाएगा ना। और अगर मैं ये कह दूं कि आज भी पुरुष जो है वो स्त्री को अपने ऊपर नहीं देखना चाहता, और सच ये भी है कि नारी अगर शंख का त्याग दे तो वो शंकर बन जाए, लेकिन नारी को शंकर को स्वीकार करना पसंद नहीं। मैं जवाब देना चाहूंगा, चाहे वो सती रही और शंकर की शक्ति रही, लेकिन फिर भी नारी को कोई अपने ऊपर नहीं मानना चाहता। ये भी एक कारण हो सकता है, अब कारण कोई भी हो, लेकिन सच्चाई जो है वो शेयर किया है इस समय। तो फिर अगर देखिए बीजेपी तो वो पार्टी है जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, तो ऐसे अधिकारियों को तो आपको तुरंत निकाल कर फेंक देना चाहिए जी, और वो उसी विभाग में है, उसी विभाग में है। ऐसे अधिकारियों को तो तुरंत निकाल कर हटा देना चाहिए, आपको साइड कर देना चाहिए ऐसे अधिकारियों को। तो देखिए, हर समय साइड नहीं करा जाता, समझाया भी जाता है, उनको इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं, उनको बताया भी जाता है कि यू हैव टू फॉलो प्रोटोकॉल, और जो फॉलो कर लेता है तो वो ठीक है। और होती है कि ऑफिस में भी छोटी मोटी डिस्प्यूट हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई बिल्कुल लेटर निकाल दे। लेकिन सीमा डोरा जी, जो नारी का सम्मान नहीं करता, बीजेपी उसको अपनी पार्टी में रख कर अपने माफ कीजिएगा अपने अधिकार क्षेत्र में रख कैसे सकती है? उसको अधिकारी बनाया कैसे जा सकता है? मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का तो इतना बड़ा उदाहरण बीजेपी खुद कई बार पेश कर चुकी है। और हम ये बात मानेंगे कि अगर जो महिला को अगर ये सोचो कि हम पुरुषों के साथ तो काम कर सकते हैं, महिला के साथ काम करने में प्रॉब्लम है, क्यों उनकी हम लोग एडवाइस है क्योंकि महिला कैपेबल नहीं है, तो सॉरी, आज हमारे जो राष्ट्रपति पद पे आ रही है वो भी महिला ही। तो महिला को कमजोर समझना नहीं चाहिए, लेकिन फिर महिला को कोई कमजोर नहीं समझ रहा है। मैं खुद एक महिला हूँ, कैसी बात कर रही हैं आप सीमा डोरा जी? महिलाओं को कमजोर नहीं समझा जा रहा है। ये सवाल है उस मुद्दे को लेकर जो लगातार उठता है, हर बार हर सरकार में उठता है, वो सवाल है। ये महिलाओं को कम नहीं आंका जा रहा है यहाँ पर। भास्कर चूंकि जवाब देना चाह रहे थे, भास्कर साहब। जी, मैं तो ये कह रहा था कि बहुत ही सम्मान के साथ मैं बड़ी बहन सीमा डोरी जी से कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा महिला बनाम पुरुष का है ही नहीं। इसको आप दूसरी दिशा में कृपया मत मोड़ें। इसी प्रदेश के अंदर इंदिरा हृदय जी सीनियर मिनिस्टर रही, इसी के अंदर अमृता रावत जी सीनियर मिनिस्टर रही, इसी प्रदेश के अंदर मनोरमा डोबरियाल शर्मा जी जो है मेयर रही है और मेयर काउंसिल की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। और इन सबका अधिकारियों ने, जिसमें पुरुष अधिकारी बहुत सारे थे, सबने सम्मान किया। तो इसमें महिला पुरुष कहाँ से आ गया? और दूसरी बात, यहाँ पे सुशीला ध्यानी जी थी और उर्मिला जी थी हमारी, उनका पूरा सम्मान हुआ। आप भी तो एक विभाग में रही हैं, आप भी तो एक दायित्व में रही हैं,
आपका क्या आपके पुरुष अधिकारी जो आपके साथ आपके अंडर में काम करते सम्मान नहीं करते थे? तो इसको बहस को महिला बनाम पुरुष की तरफ तो कृपया मत घुमाइए, इसको सिर्फ इस एंगल से देखिए कि उस मंत्री के अंदर जिस मंत्री के ऊपर बात हो रही है उस मंत्री को क्या कुछ पूछा नहीं जाना चाहिए भाजपा की तरफ से कि ऐसे क्या कारण हो गए कि आपने अंडर द रूम उनसे बात ना करके अधिकारी से आपने सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस में या पब्लिक के बीच में उनपे इतने सारे आरोप कर दिए कि आप घोटालेबाज हो सकते हैं, आप भ्रष्टाचारी हो सकते हैं। क्या एक कमरे के अंदर उनसे बात नहीं हो सकती थी? क्या किसी और मिनिस्टर को किसी और बड़े अधिकारी को बीच में डाल के बात नहीं हो सकती थी? महिला बनाम पुरुष इस बहस को मत ले जाइए प्लीज। ठीक है, त्रिखा साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी इस सवाल के साथ कि देखिए महिला बनाम पुरुष पर इस बात को लेकर जाया जा रहा है। खुद से बडोरा जी ने ये बात कही कि शायद उनके अधिकारियों की ऐसी सोच हो कि वो महिलाओं को ऊपर नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन पहली बात तो भास्कर चौक जी आपने कह ही दिया है कि इस पर इस डिबेट को लेकर जाना सही भी नहीं है, लेकिन अगर लेकर जाते भी हैं तो वो अधिकारी को भी तो हटाकर साइड में किया जा सकता है ना, उन पर भी तो एक्शन लिया जा सकता है। मैडम डोरा इस चीज को अच्छी तरह जानती है, लेकिन वो किसी तरीके से रेखा आर्या के ऊपर पर्दा डालना चाहती हैं कि वो महिला और पुरुष को बीच में लाना चाहती है। ऐसा नहीं है। मैडम भी इस बात में सीमा सोच रही होंगी कि बात तो अब ठीक है, आर्या जी ने जो किया वो गलत किया, लेकिन वो विभाग के और मंत्री का इसमें बात निकल के आ रही है। और मैडम ये चाहती है कि आर्या जी भी ठीक रहे और कमिश्नर साहब IAS अधिकारी ब्यूरो क्रेप जी भी ठीक रहे। लेकिन है आर्या जी को जो अहम है, घमंड है, उससे ये सोचती है कि मैं ब्यूरो क्रेप को अपने हाथों के नीचे अपने मतलब बातों से दबा कर रखूं, अपने हर काम के ऊपर अपने हावी हूँ। वो ब्यूरो क्रेप जो है वो मेरी बात में हाँ में मिलाए और अपनी मर्जी ना चलाकर मुझसे बगैर पूछे कोई काम ना करे। इसीलिए आर्या जी को इस बात का सोचना चाहिए कि वो टाइम अलग था। शायद सीमा जी को मालूम होगा जिस वक्त MLA बन के आते थे, चुन के आते थे, उनको मंत्री पद देने से पहले एक ट्रेनिंग हुआ करती थी। वो ट्रेनिंग खंडूरी जी के बाद बंद हो गई। उस ट्रेनिंग के अंदर मंत्रियों को यही बताया जाता था कि ब्यूरो क्रेट के साथ कैसे आपने काम करना है, जिससे सरकार की भी इज्जत बनी रहे और मंत्री पद की भी इज्जत बनी रहे और ब्यूरो क्रेट की भी इज्जत बनी रहे। लेकिन जब से ये MLA कैंप ट्रेनिंग कैंप खत्म हुए हैं, तब से ये अक्सर बातें सुनने को आ रही हैं। जब मंत्री ही अपने कमिश्नर को घटोलेबाज और भ्रष्टाचार कहेगी तो जनता के ऊपर इसका असर क्या जाएगा, ये सीमा जी भी अच्छी तरह जानती है, आप भी जानती है, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी जानते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने तरीके से बड़ी अच्छी तरह से मैडम को समझाने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने उस चीज को नजरअंदाज कर आर्या जी को और ब्यूरोक्रेट जी को आपस में महिला और पुरुष का झगड़ा दिखाने की कोशिश करने की थी, जो कि सरासर गलत है। मैडम जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, देवरा जी, आप किसी तरीके से, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम भी कोई डिसीजन लेते थे तो IAS अधिकारी से पहले बैठ के बात कर लेते थे, मंथन कर लेते थे, इस काम को करना है या नहीं करना। ऐसे ही अगर ट्रेनिंग देखा जी कमेटी होती, ये तीनों टाइप नहीं उनको ट्रेनिंग मिली खंडूरी जी के बाद, इसीलिए उनका जो है रफ एंड टफ हो गया और घमंडी हो गई, जो सरासर गलत है। जनता की सेवक है, जनता की सेवक को इतना घमंड और इतना जो है उत्साह नहीं होना चाहिए कि वो ब्यूरोक्रेट को भी नजरअंदाज करे। मुस्कान जी ठीक है, सीमा डोरा जी अब जवाब दे दीजिए। आप त्रिखा साहब ने भी बहुत तीखे सवाल कर लिए आपसे। हाँ जी, नहीं बिल्कुल, मैंने तो खुद ही कहा कि दोनों में सामंजस्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी कितनी डिटेलिंग में हमको नहीं पता कि उन लोगों की क्या बातें हुई होंगी, वो हमें नहीं पता। हमें तो कितना पता है और जितना कि आप लोगों को भी कि उन्होंने उनसे बिना पूछे लेटर जारी कर दिया, जो उन्होंने उसको निरस्त, क्योंकि वो ट्रांसफर का केस, ट्रांसफर में आंसरेबल मंत्री ही हो कि किस तरीके से ट्रांसफर हो।
ठीक है, तो उन्होंने उनको अपना लगा कि हाँ ये सही नहीं है और मुझसे पूछा जाना चाहिए। उसमें आप इतनी ईगो लाने की, या मैंने तो ये सिर्फ एक जनरल सी बात की कि ऐसा भी हो सकता है हो तो ये कि भी सकता है ना जो है सीमा डोरा जी। देखिए, एक सवाल तो ये भी हो सकता है कि जो मंत्री को बर्खास्त किया गया, निरस्त किया गया था आईएएस अधिकारी द्वारा, क्या पता वो जो मंत्री है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो और दूसरी तरफ वो रेखा आर्य के करीबी हो या खास हो उनको ना निकालना चाहती हो मामला, तो ऐसा भी हो सकता है। देखिए, सवाल तो फिर हर एंगल से पूछे जा सकते हैं। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। जब क्वेश्चनिंग हो रही है तो फिर उसको आगे तक ले जाना पड़ता ही है और फिर जाएगा भी वो। जब मुद्दे उठते हैं तो फिर बढ़ जाते हैं और ये सब कुछ निकल के धीरे धीरे ही सामने आएगा जब इन्वेस्टिगेशन होगी, क्यों हुआ ऐसा क्या हुआ। अभी एकदम से बैठे बैठे हम कोई भी आंसर नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों ने ये सोच के रखा है कि हमने जीरो टॉलरेंस की सरकार चलानी है, तो इसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा वो हम जरूर करेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। हमने ये नहीं कहा कि हम मंत्रियों को बख्श देंगे या हम अधिकारियों को पकड़ लेंगे या हम अधिकारियों को बख्श देंगे तो मंत्रियों को, ये दोनों तरफ से है। जीरो टॉलरेंस मीन्स जीरो टॉलरेंस, तो वो सबके ऊपर लागू होता है। तो देखिए, जहां जहां हमें ऐसा लगेगा कि इसके यहाँ गलत है तो उस पर कार्रवाई होना निश्चित है। ठीक है, भास्कर चौक जी। भास्कर साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी भास्कर जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, मैं सुन पा रही हूँ, अपनी बात रखें। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अब सीमा डोरे जी ने अब जो बात कही है ये स्वागत योग्य बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैडम, अभी आपने एक बात कही कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मैं इसमें रेखा आर्य जी से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और एक सीनियर लीडर भी आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, सरकार में भी आप रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को आप जो है सरकार तक और रेखा आर्य जी तक अवश्य पहुंचा देंगी। राशन में जिस विभाग की रेखा आर्य जी मंत्री हैं, एक योजना चल रही है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, और उस दाल पोषित योजना में उत्तराखंड में जो चने की दाल दी जा रही है प्रति हर कोटे पे 1 किलो प्रत्येक को दी जा रही है प्रत्येक कार्ड पर, उस दाल का रेट 57 रुपए है और बाजार रेट भी इस दाल का इतना ही है। तो यदि इस दाल पे सब्सिडी है तो वो कितनी है और सब्सिडी का लाभ उपभोक्ता को क्यों नहीं मिल पाता, पहला सवाल है। आपके लिए बड़ी हैरानी की बात होगी कि यही दाल पड़ोस में ही हमारे हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर बीपीएल परिवारों को 33 रुपए प्रति किलो मिल रही है और एपीएल परिवारों को 43 रुपए प्रति किलो मिल रही है। आप देख लीजिए कितना बड़ा अंतर है, 24 रुपए प्रति किलो का बीपीएल पे और 14 रुपए प्रति किलो का एपीएल पे। तो सवाल रेखा आर्य जी से ये है कि क्या आपकी जानकारी में है कि 2 प्रदेशों में दाल के रेट में इतना ज्यादा अंतर है दाल पोषित योजना में, और ये आपके विभाग का मामला है। यदि आपने किसी अधिकारी से इस दाल के रेट पर कोई सवाल किया होता तो वो जनहित का सवाल होता, उस पर आपने कोई कार्रवाई की होती तो उसे जनहित की कार्रवाई किया तो हम भी आपका साथ देने को तैयार होते, लेकिन आपने एक ईगो प्रॉब्लम में कार्रवाई की। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि इस जनहित के मामले पर आप कब सोचेंगी और कब जवाब देंगी कि दाल का रेट उत्तराखंड में 57 रुपए, जबकि उस पर सब्सिडी भी दी जा रही है और उसका बाजार रेट भी इतना है, पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूँ, और हिमाचल में 24 रुपए कम, ऐसा आखिर क्यों? बता दीजिए सीमा डोरा जी। जी, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा तो डेफिनेटली मैम तक पहुंचा दिया जाएगा ये बात, ऐसा डिफरेंस क्यों है। बाकी आप इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे? नहीं, इस पे क्योंकि मैं इतनी जानकारी नहीं रखती, इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊँ। चलिए ठीक है। त्रिखा साहब, आप अगर इस बारे में कुछ बताना चाहें कि आखिर क्यों 24 रुपए का डिफरेंस, और दोनों पहाड़ी क्षेत्र हैं, दोनों में बीजेपी की सरकार और योजना भी एक ही। मैडम जी, मेरे को तो खैर मालूम ही नहीं था, मैंने सुना है कुछ भाषा बताता मैं आपको। जैसा कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता जी ने बताया है कि 57 रुपये और 24 रुपये का फर्क है हिमाचल में, इससे मंत्री जी को ये भी सोचना चाहिए, सीमा डोरा जी मंत्री जी को ये भी बताए जाकर कि हमारा हिमाचल और उत्तराखंड मुश्किल से 40-38 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे जो ये बात सुन रहे होंगे, जो इस बात को जानते होंगे, वो बड़ी शांति से, बड़े आराम से हिमाचल से चने की दाल की स्मगलिंग कर सकता है, जिसके लिए कोई रोक टोक नहीं होगी, किसी को बंदिश नहीं होगी,
वो वहाँ से अगर दिन के अंदर अगर 20 किलो की दाल लाता है तो अगले को 24 रुपए किलो उसको प्रॉफिट मिलता है। त्रिखा जी, ये सब्सिडी की दाल है, सब्सिडी की, जो राशन के कोटे पर प्रति कार्ड 1 किलो मिलती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो सब्सिडी की कार्ड है, जो आदमी इस काम को करता है वो सारे जुगाड़ कर लेता है। भास्कर जी, ये आप समझिए। और इस तरह का 24-25 रुपए अगर सीधी सब्सिडी की दाल के ऊपर फर्क है तो कितने ही आदमी ऐसे हैं तो इस काम को बड़ी जल्दी पिकअप करेंगे और कर लेंगे, और करते भी होंगे शायद इस बात को। बाकी बात रही सीमा की, मैं आपको बात बताऊं, आर्या जी ने तो एक बात कही घोटाले और भ्रष्टाचार की। ये मैं मानता हूं कि जितने भी ट्रांसफर होते हैं, जितने भी ट्रांसफर रुकते हैं और जितने भी ट्रांसफर कराए जाते हैं, इसमें घोटाले और भ्रष्टाचार होते ही होते हैं। ट्रांसफर कराने वाला भी इच्छुक होता है, वो भी अपनी स्वार्थ के लिए कुछ ना कुछ करता है। ट्रांसफर कराने वाला भी, ट्रांसफर रुकवाने वाला भी, और ट्रांसफर जिसका होना उसका भी। जिसके घोटालेबाजी और भ्रष्टाचार ये पहले से ही चलता आ रहा है, ये अब शुरू नहीं हुआ। मैडम ने जो बात कही, उन्होंने अपने दिल की बात भड़ास के तुरंत पर एक ब्यूरोक्रेट के ऊपर डाल दी, जो कि एक मंत्री को शोभा नहीं देता। और मेरा यही कहना है कि एक मंत्री को, और उसी सरकार की मंत्री को जिसकी है वो करता जाता है, तो सारा काम इसी खान पान से होता है। ऐसी छोटी और ऊंची हरकत नहीं करनी चाहिए थी। ये सीमा डोरियों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है अपनी सरकार के खिलाफ, ये उल्टे सीधे बयान देना बंद करे, तो किसी ब्यूरोक्रेट के ऊपर लाठन न लगाए। सीमा जी से मेरी प्रार्थना है। ठीक, सीमा डोरा जी। लांछन तो मैं लगा ही नहीं रही हूँ, मैं तो चेयर की रिस्पेक्ट करना बोल, मैंने तो कोई लांछन नहीं लगाया। लांछन मैं तब लगाऊं जब कुछ प्रूव हो जाए। मैंने तो सिर्फ इतना बोला कि चेयर की रिस्पेक्ट ब्यूरोक्रेट को भी करनी चाहिए और मंत्री को भी करनी चाहिए। अगर उनकी मर्जी के बिना उन्होंने ट्रांसफर किया है तो वो रॉन्ग, तो इसको आप गलत तरीके से ना पेश करें तो वो सही रहेगा। बात मैंने दोनों तरफ की कही। अगर आप ये कहोगे कि मंत्री और मंत्री से बिना पूछे ब्यूरोक्रेट कुछ भी कर दे तो वो बिल्कुल गलत। तो उसको लेकर बैठकर बात भी तो हो सकती थी ना सीमा डोरा जी। अगर ऐसी कोई बात हुई, चलिए ठीक है, मान लिया कि जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया वो गलत है, ठीक है, लेकिन उन दोनों में बीच के जो आयुक्त हैं, उन दोनों में बीच में बैठकर बातचीत हो सकती थी और इस मसले को सुलझाया जा सकता था। एक विभाग का मसला सीएम हल करेंगे। अब देखिए, सीएम तक बात तब जाती है जब हो सकता है आपस में ना निपट ना हो पाया हो, तो सीएम तक बात चली गई। समस्या तो यही है कि आपस में बात हो क्यों नहीं पाई, क्या कारण है, क्यों नहीं पट रही है दोनों की? पट रही जैसी बात नहीं होती मैम। कुछ चीजें ऐसी होती है जब उन्होंने ऑर्डर बिना पूछे कर दिए, तब उन्होंने एक्शन ले लिया कि नहीं आपने क्यों करे, उसमें वो वाली बात नहीं रही। अब क्यों नहीं उनसे पूछा गया, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा सचिव के ऊपर कि आपने क्यों नहीं पूछा। तो पहले अगर सचिव से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आपने क्यों नहीं पूछा, तब बात पता लगेगी कि रीजन क्या था। ठीक है, यही तो मेरा सवाल है आपसे सीमा डोरा जी, यही तो सवाल है कि आखिर उनसे पूछा ही क्यों नहीं गया। उनको तलब किया जाता, उनसे जवाब लिया जाता कि आखिर क्या कारण था जो आपने बिना किसी परमिशन के इस तरीके से तबादला कर दिया। उनसे पूछा जाना चाहिए था। जी बिल्कुल। अब जब बातें उठती है होगा, सारा कुछ होगा। मैंने कहा ना, जब बात उठती है तो उस पर सब क्वेश्चन आंसर सब होते हैं और वो धीरे धीरे ही सामने आते हैं। ठीक है, त्रिखा साहब कुछ कहना चाह रहे थे? त्रिखा जी, मेरा ये कहना है सीमा जी से, क्या धामी जी के ऊपर कोई एक्शन लेंगे या कोई इंक्वायरी उठाएंगे कि ब्यूरोक्रेट सही थे या हमारे मंत्री जी ठीक थे? सर वही बात है, जब बात उन तक गई है तो इन्वेस्टिगेशन तो होगी ना, और जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो सामने भी आएगी बात। तो मैंने वही बात पहले कह दी, जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, जब दूर तलक जाएगी तो सब कुछ निकल के भी आ जाता है। तो इंतजार करिए थोड़ा, एक ही दिन में सब कुछ नहीं सामने आ सकता। ठीक है, एक ही दिन में सब कुछ सामने नहीं आ जाता भास्कर साहब, ये कह रही हैं सीमा डोरा जी। थोड़ा सा इंतजार करिए और उसके बाद इसमें शायद हो सकता है कि सीएम कोई हल कर दें। जी आपकी बात सही है, लेकिन मैडम इसमें तो एक सवाल बहुत बड़ा है। इसमें खुद मंत्री जी ने अपने आयुक्त के ऊपर भ्रष्टाचार घोटाले के आरोप लगाए हैं।
तो मंत्री जी के पास कोई ना कोई ऐसा प्रूफ होगा जिसमें ये भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए तो उनका कोई प्रूफ होगा, घोटालेबाज उनको बताया तो कोई प्रूफ होगा। तो क्या आयुक्त के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, क्या उनके खिलाफ आयुक्त के विरुद्ध कोई जांच बैठ रही है? मंत्री जी को समझाया जाएगा तो समझाया जाएगा, अलग बात है। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये जो ट्रांसफर की बात अभी त्रिखा जी ने जिस तरह से समझाई, और मैं एग्री हूँ त्रिखा जी से कि हर ट्रांसफर में कुछ ना कुछ सेटिंग गेटिंग होती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि मंत्री श्रीमती आदरणीय रेखा आर्य जी की कोई अपनी सूची हो, जिस सूची के आधार पर वो ट्रांसफर करना चाह रही हो और वहां पर कुछ अलग सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ हो, और आयुक्त महोदय की कोई अपनी अलग सूची हो, और इन दोनों में इस सूची को लेके आपस में बहसम बहसी हो रही हो। वो कह रही हो कि नहीं इसमें ये ट्रांसफर ऐसे होना है, उसमें नहीं ये ट्रांसफर ऐसे होना है, और एक तरफा निर्णय लेते हुए आयुक्त ने जो है सूची अपनी ही जारी कर दी और मंत्री जी की सूची को नेगलेक्ट कर दिया, जबकि मंत्री जी अपने खासम खास या किसी और तरीके से खासम खास हुए लोगों को ट्रांसफर करना चाहती थी। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, इस बात इसलिए में खत्म नहीं हो जाती। वास्तव में बात उठी है तो दूर तक जाएगी, और इस पे सवाल ये उठेंगे कि कल को यदि सचिन कुर्वे जी जिन पे भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगे हैं, तो मंत्री जी का दायित्व है कि इन भ्रष्टाचार के और घोटाले के आरोपों को साबित करें, और यदि वो साबित नहीं कर पाती तो अपने इन आरोपों के लिए प्रदेश की मीडिया को, प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए रेखा आर्य जी को माफी मांगनी चाहिए। ये मेरे आरोप खाली एक जोश में मैंने लगा दिए थे, मेरे आरोपों में कोई सत्यता नहीं थी। सीमा डोरा जी, मैं तो इस बात से बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ सर। जब बात आई है, अगर सीएम साहब तक गई है तो कोई बात नहीं, तो और भी अच्छी बात है। आप सीएम साहब तक गई है तो सब कुछ साफ हो जाएगा, तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर सब कुछ निकल के आ जाएगा कि भ्रष्टाचार के सिर्फ आरोप थे या तो सच्चाई थी, और सच्चाई थी तो क्या थी, लिस्ट किसकी थी, क्यों नहीं आने दी गई, ये सब चीजें जो आपके दिमाग में है वो जनता के दिमाग में भी होंगे। और जब इस पे इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से आ जाएगी, चलिए ये बता दीजिए इन्वेस्टिगेशन कब हो जाएगी इस पर सीमा डोरा जी? डेफिनेटली जब सीएम साहब तक बात गई है तो फिर शुरू तो हो ही जाएगी मैडम। कब तक? देखिए जब बात जाती है तो फिर मैम उस पर तुरंत होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये होता है कि समय लगता तो रिजल्ट आने दीजिए उस चीज के। ठीक है, भास्कर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं भास्कर साहब? मैं ये कह रहा था कि एक स्वास्थ्य विभाग के सचिव पर भी इस तरह के आरोप लगे थे और उसमें भी जांच बिठाई गई थी। उस जांच का रिजल्ट आज तक आया, रिपोर्ट आई नहीं आई पता नहीं है। और इसमें भी जब भ्रष्टाचार के आरोप है तो ये आरोपों पूरी सरकार अपने आप मंत्री जी ने घेर दी, पूरा अपना सचिवालय का पूरा प्रशासन अपने आप घेर दिया। तो इन आरोपों पर क्या वो जांच होगी वो अधिकारी के विरुद्ध? सवाल ये है। और यदि अधिकारी पाक साफ सिद्ध होते हैं तो क्या मंत्री माफी मांगेंगी? बता दीजिए सीमा डोरा जी। जी, अगर बिल्कुल आपको लगेगा कि बात साफ है तो डेफिनेटली अपने माफी मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने किसी ठोस प्रमाण से ही बात कही है तो अब मैं क्या कह सकती हूँ उसमें? वो मंत्री है, वो छोटा बच्चा तो है नहीं। ठीक है, इसमें हो क्या सकता है वो समझ लेते। ठीक है, इसके बारे में अभी हमें पता नहीं है तो हमें उस चीज के बारे में कम बोलते। ठीक है, इसमें हो क्या सकता है वो समझ लेते त्रिखा साहब से। त्रिखा साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता? देखिए रेखा आर्य जो है उन्होंने अपने जो आयुक्त है उन पर आरोप लगाया है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर आरोप लगाया है तो यकीनन पुख्ता सबूत होंगे उनके पास। अगर सबूत है तो क्या खुद रेखा आर्य उन पर तुरंत कोई एक्शन नहीं ले सकती? देखिए आर्या जी के पास कुछ सबूत नहीं हो सकता, क्योंकि ब्यूरोक्रेट कोई सबूत छोड़ता नहीं, हमेशा याद रखिए। आज तक किसी भी ब्यूरोक्रेट के ऊपर जितने भी भ्रष्टाचार के घोटाले के आरोप लगे, किसी एक आध को छोड़कर किसी के ऊपर कोई लाछन वो लगा ही नहीं। ये आर्या जी की अपनी सोच, अपनी समझ और अपने विचार हो सकते हैं। मैं डेफिनेट नहीं कह सकता हूँ कि है, लेकिन इनके अपने विचार हो सकते हैं, क्योंकि आर्या जी के भी कुछ ऐसे कर्मचारी होंगे जिनको वो चाहती होगी और ब्यूरोक्रेट उनको नहीं चाहता होगा। ये सारा झगड़ा इसी बात का है और किसी बात का झगड़ा नहीं है। अगर ब्यूरोक्रेट आर्या जी से पूछ लेता इन अधिकारियों को ट्रांसफर करने और इनके नहीं करने, तो शायद ये बात आज उठती भी नहीं और ना ही यहाँ डिबेट होती। इसीलिए आर्या जी की अपनी कहानी है, अपनी बात है। इनको घोटाले साबित करने में बहुत वक्त लगेगा और भ्रष्टाचार साबित करने में बहुत टाइम लगेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ।
किसी भी घोटाले का, किसी भी इंक्वायरी का आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे वो हेल्थ विभाग, कोई भी विभाग हो, किसी का भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया। पिछले कई सालों से हम देख ही रहे हैं। ठीक है, तो आपको सब समझिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। समय भी समाप्त होता जा रहा है। सीमा अरोड़ा जी, पूरे मसले पर आखिरी कमेंट अपना बता दीजिए। कमेंट मेरा यही है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाने का हमने प्रण लिया है। तो देखिए, शुरुआती दौर है, अभी ये मैं नहीं कह सकती कि कौन इस समय गलत है, लेकिन एक कदम जरूर उठाएगी भारतीय जनता पार्टी की जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, और उसका स्वागत करना चाहिए आप सब। बिल्कुल, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई सरकार कदम उठाएगी तो उसका स्वागत है और स्वागत योग्य कदम भी होगा। भास्कर साहब, आखिरी कमेंट आपका। आखिरी कमेंट तो मेरा यही है कि भविष्य में सरकार के मंत्रियों में और ब्यूरोक्रेट्स में, खास तौर पे रेखा आर्य जी का शुरू से यही चलता आ रहा है पिछले 5 साल से, 5.5 साल से। तो मैं ये चाहूंगा कि रेखा आर्य जी कम से कम इतनी ट्रेनिंग हो जाए कि उनके और उनके अधिकारियों के बीच में समन्वय हो सके, ताकि इस प्रदेश की जनता का जो नुकसान आज हो रहा है वो नुकसान ना हो, और अधिकारी जो डामाडोल स्थिति में, मानसिक स्थिति में हो जाते हैं, उनकी यह स्थिति ना हो। और जो मैंने दाल वाला मुद्दा उठाया, उस मुद्दे पर कोई ना कोई कार्रवाई, एक्शन देखने को मिले। ठीक है, सीमा अरोड़ा जी, 2 सवाल हैं आपसे भास्कर साहब के। एक तो उनका जो सवाल है वो जरूर पहुंचा दीजिएगा रेखा आर्य तक, और दूसरा ये कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करिएगा। और त्रिखा साहब, आपका आखिरी कमेंट मैं चाहूंगी पूरे मसले पर। जी, आखिरी कमेंट आपका पूरे मसले पर। मेरा यही है कि जिसमें भी भ्रष्टाचार अगर है, घोटाला अगर है, तो उस पर इंक्वायरी की जाए। अगर वो साबित होते हैं तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। अगर रेखा आर्य झूठ बोल रही है तो उनके ऊपर एक्शन लेके उनको तुरंत उनकी मंत्री को बंद कर दिया जाए, तभी इस बात का सोल्यूशन हो सकता है। जनता को उसकी पता लगे और हाईलाइट की जाए, ताकि जनता भी समझे कि गलत आदमी को काम करने वाला, गलत घोटाले करने वाला आदमी, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, कानून सबके लिए एक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। समय समाप्त हो चला है। तो फिलहाल जिस तरीके से मंत्री रेखा आर्य, खाद्य आपूर्ति मंत्री है, उन्होंने जिस तरीके से अपने आयुक्त पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और ये पूरा मसला सीएम धामी तक जा पहुंचा है। अब देखना होगा कि सीएम धामी इसमें कितनी जल्दी कार्रवाई करते हैं, और कार्रवाई करने के बाद जो मंत्री है वो सही निकलती है या फिर जो आयुक्त है वो सही निकलता है, क्या पूरे मामले में होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।